This is part 5 of the videos on chapter Indifference Curve Analysis. In the first part of the video, you will find origin of indifference curves, definition of indifference curve, indifference schedule, and indifference curve. In the second part of the video, you will find marginal rate of substitution, indifference map, and assumptions of indifference curve analysis. In the third part of the video, you will find properties of indifference curves. In the fourth part of the video, you will find budget line equation, and shift in budget line. And in this part, in fifth part, we will discuss consumers equilibrium with the help of IC analysis. इंडिफरेंस कर्व के साथ हम कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कैसे बनाते हैं. फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. According to Tibor-Skitowski, this is VS, not O. Tibor-Skitowski was a Hungarian-born American economist who was best known for his writing on the nature of people's happiness in relation to consumption. According to Skitowski, a consumer is in equilibrium. एक कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम पर होता है when he regards his actual behavior as the best possible. जब वो अपने बिहेवियर को बेस्ट पॉसिबल मानता है अंडर द सर्कमस्टांसेस, जो भी उसके पास गिवन कंडीशंस हैं, प्राइस एंड इनकम की, टेस्ट की, एंड फील्स नो अर्ज, और उसमें वो कोई चेंज करना नहीं चाहता, टू चेंज हिज बिहेवियर एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस रिमेन्स अनचेंज्ड. जब तक उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके टेस्ट है, इनकम है या नीड है, प्राइसेस हैं, चेंज ना हो, तब तक वो उसमें कोई चेंज नहीं चाहता. एंड जो भी उसका डिसीजन है कि कितनी मैंने कमोडिटी कंज्यूम करनी है, जो उसने डिसीजन लिया, जो जिस डिसीजन को वो बेस्ट मानता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन. इन अदर वर्ड्स, a consumer is in equilibrium when he gets maximum satisfaction from his expenditure. जब कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहा हो, इट मीन्स ही इज इन इक्विलिब्रियम. जैसे मार्केट में हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं, सपोज करो कोई कमोडिटी आपने बाय करी और आपने बोला कि हम 500 रुपीज़ देंगे, और जो सेलर है वो 600 रुपीज़ मांग रहा है, तो प्राइस थोड़ी सी आपने ज़्यादा कर दी, सेलर ने कम कर दी. सपोज 550 में आपने वो कमोडिटी ले ली. इट मीन्स 550 में आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको इक्विलिब्रियम सिचुएशन मिल गई. यू आर इन द इक्विलिब्रियम इफ़ यू आर पेइंग 550 रुपीज़. ऐसे जो कंज्यूमर डिसीजन लेता है, जब कंज्यूमर को लगता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिचुएशन. दिस वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ऐसे डायग्राम के साथ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, इन वर्बल फॉर्म यू कैन राइट बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू आईसी. जो बजट लाइन है वो आईसी के टेंजेंट होनी चाहिए. जैसे ये बजट लाइन है, ये आईसी है, आईसी के ये बजट लाइन टेंजेंट है. टेंजेंट का मतलब होता है कि जो लाइन है वो टच करके जाए, कट करके नहीं. जैसे ये जो लाइन है बजट लाइन, वो इंडिफरेंस कर्व IC2 को टच करके जा रहा है. तो दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट S. अगर हम
IC1 को देखें, IC1 जो है वो G पॉइंट के ऊपर H पॉइंट के ऊपर कट करके जा रहा है, बजट लाइन को टच करके नहीं जा रहा। तो जो बजट लाइन है वो IC1 को कट कर रही है G पॉइंट पे और H पॉइंट पे, बट S पॉइंट अगर हम देखें तो ये टच करके जा रही है। तो IC2 बजट लाइन दोनों टेंजेंट हैं। तो बजट लाइन इज टेंजेंट टू द IC2 एट पॉइंट S। एक तो ये कंडीशन है। कंडीशन एक ही है, बट इन वर्बल फॉर्म यू कैन राइट दैट बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू IC। Geometrically you can say that slope of IC should be equal to slope of the budget line। slope का मतलब होता है ढलान, तो दोनों की जो ढलान है S पॉइंट पे वो सिमिलर है, सेम है। एंड मैथमेटिकली यू कैन राइट MR sec y equals to PX upon PY। MR sec y जो है marginal rate of substitution of X for Y, this is the slope of IC and Px upon Py is the slope of BL budget line। तो इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। One side one commodity X, other side other commodity Y। This is suppose budget line, BL, BL is the budget line। अब जो इंडिफरेंस कर्व है हम बनाएंगे इसके टेंजेंट, बजट लाइन के टेंजेंट। एंड यू नो जो इंडिफरेंस कर्व है वो हर एक पॉइंट पर नेगेटिवली स्लोप्ड होनी चाहिए। दिस इज सपोज IC and by definition or by condition of consumer's equilibrium, this is suppose IC2 and this is point S, budget line is tangent to IC2 at point S, so this is the point of equilibrium where consumer is consuming X1 units of X and Y1 units of Y। तो यहां पर क्या है, एट S पॉइंट जो बजट लाइन है वो IC2 के टेंजेंट है। जो स्लोप है, स्लोप इंडिफरेंस कर्व की MR sec y, ये बजट लाइन की स्लोप के बराबर है। बजट लाइन की स्लोप Px upon Py। दिस इज द स्लोप ऑफ IC एंड दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं एट पॉइंट S। अगर S के ऊपर हम देखें, सो S पॉइंट के इक्विलिब्रियम है। स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखें, इस पॉइंट के ऊपर देखें, तो जितनी ढलान ब्लैक लाइन की है, बजट लाइन की है, उस उतनी ही ढलान इस इंडिफरेंस कर्व की है।
तो ये है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। अब हम ये दिखाएंगे कि अगर सपोज करो बजट लाइन आईसी को कट करके जाए, सपोज दिस इज IC1, यहां पर अगर हम देखें एट पॉइंट G एंड अगर यहां पर देखें सपोज एट पॉइंट H, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। व्हाट इज द कॉमन थिंग एट G, S and H? On all these 3 points G, S and H, you can check that G, S and H, all these 3 points are on the budget line. On the budget line means consumer is spending his entire income. तो कंज्यूमर जो है G पॉइंट के ऊपर, S पॉइंट के ऊपर, H पॉइंट के ऊपर, तीनों पॉइंट्स के ऊपर अपनी सारी इनकम खर्च कर रहा है। बट सारी इनकम खर्च करके G एंड H पॉइंट पर अगर हम देखें तो कंज्यूमर IC1 पे है, जबकि सेम इनकम खर्च करके S पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर IC2 पे है। तो IC1 मीन्स लोअर सेटिस्फेक्शन, IC2 मीन्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो रैशनल कंज्यूमर है, रैशनल कंज्यूमर विल प्रेफर हायर सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है। इसलिए जो कंज्यूमर है वो G और H पे उसका इक्विलिब्रियम नहीं होगा, S पॉइंट पे होगा, क्योंकि G एंड H के ऊपर लोअर IC के ऊपर हैं ये दोनों पॉइंट विद सेम इनकम। ऐसे ही अगर हम सपोज कोई और पॉइंट लगाएं, सपोज J पॉइंट लगाएं, यहाँ पर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो पॉइंट है J, ये पॉइंट बजट स्पेस में है, बजट लाइन के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमर इज नॉट स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी ये पॉइंट IC1 पे है और कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च कर भी नहीं रहा। कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च करे और हायर IC पे जहाँ तक वो जा सके वहाँ तक चला जाए, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और अगर हम और भी हायर IC की बात करें, सपोज IC3, नो डाउट सेटिस्फेक्शन इज हायर एट IC3, बट IC3 के ऊपर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, बिकॉज जो IC3 के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन है, सपोज F पॉइंट है, कंज्यूमर कैन नॉट बाय दिस F पॉइंट विद हिज बजट लाइन, with his given circumstances, with given price of X, price of Y and M, कंज्यूमर जो है वो F पॉइंट को ले ही नहीं सकता। चाहे सेटिस्फेक्शन इस पे ज़्यादा है, कंज्यूमर का मन कर रहा है कि वो F पॉइंट पर जाए, बट वो नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द बजट लाइन लिमिटेशन। तो बजट लाइन के हिसाब से कंज्यूमर का जो बेस्ट पॉसिबल इक्विलिब्रियम है वो है S पॉइंट। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है, जैसे MR/XY और स्लोप IC की PX/PY के बराबर है, बजट लाइन की स्लोप के बराबर है। अगर हम G पॉइंट पर देखें, वैसे तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है, पर अगर हम चेक करें एट पॉइंट G, MR/XY PX/PY ये इक्वल्स टू तो नहीं है, तो ये क्या है? देखो G पॉइंट पे अगर हम देखें इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनेगी, मतलब इतनी ज़्यादा वर्टिकल है, और बजट लाइन ऐसे है, और जैसे ही लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाती है उसकी स्लोप बढ़ती है, तो इसकी स्लोप, बजट लाइन की स्लोप जो है वो कम है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप ज़्यादा है। देखो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो यहाँ पे है, देखो ऐसे G पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर मैं इसको रफ बनाऊं तो ये है इंडिफरेंस कर्व की स्लोप,
और ये है बजट लाइन की स्लोप। तो बजट लाइन की स्लोप के कंपैरेटिव आईसी की स्लोप जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अब लास्ट वीडियो में बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसकी स्लोप है 0, वर्टिकल लाइन है तो उसकी स्लोप है इन्फिनिटी। और जैसे ही लाइन वर्टिकल की तरफ जाएगी तो स्लोप बढ़ेगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल की साइड जाएंगे तो स्लोप कम होगी। आप ये लगाओ कि आपके घर का जो फर्श है, फ्लोर, उसकी स्लोप 0 है, तभी अगर हम उस पर कोई बॉल रखें तो वो वहीं पर टिकी रहेगी, क्योंकि उसकी स्लोप 0 है। तो यहाँ पर देखें, ये जो ब्लैक लाइन है बजट लाइन, ये कम टेढ़ी है इस लाइन से, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप से। इट मीन स्लोप ऑफ आई सी एमआर एक्स वाई इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन पी एक्स अपॉन पी वाई। और अगर हम एच पॉइंट पर देखें, एट एच एमआर एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई, तो एच पॉइंट के ऊपर देखो, जो ब्लैक लाइन है ये बजट लाइन की स्लोप है और इंडिफरेंस कर्व ऐसे है। इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल टाइप है, बजट लाइन वर्टिकल टाइप है। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनेगी स्लोप इसकी एच पॉइंट के ऊपर। तो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो, अगर हम ऐसे लाइन लगा कर देखें तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप ये है, बजट लाइन की स्लोप ये है। तो बजट लाइन ज़्यादा टेढ़ी है, ज़्यादा टिल्टेड है, और आईसी ज़्यादा फ्लैट है। इट मीन्स आईसी की स्लोप जो है वो कम है। इट मीन्स एम आर एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई एट पॉइंट एच। इसलिए इन सारे पॉइंट्स में से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है एस पॉइंट, where mr xy equals to px upon py. This is the consumer's equilibrium with the help of IC analysis. Now next point is price effect. According to Lipsey, Richard Lipsey is a Canadian economist. He is currently Professor Emeritus of Economics at Simon Fraser University, Canada. According to Lipsey, the price effect shows, price effect क्या बताता है, how much satisfaction of the consumer varies, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में कितनी चेंज आती है, ड्यू टू द चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, जब वो दो गुड्स की कंजम्पशन को चेंज करता है, एज द प्राइस ऑफ वन चेंजेस, किसी एक गुड की प्राइस के चेंज होने पर दूसरी गुड की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ द अदर गुड एंड मनी इनकम, दे रिमेन कांस्टेंट। तो एक गुड की अगर प्राइस चेंज हो, एक गुड की प्राइस चेंज होने पे कंज्यूमर की कंजम्पशन में जो चेंज आएगी, दैट इज नोन एज price effect. In simple words, price effect is the effect of change in price on consumers equilibrium. तो कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने पर जो इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट है, दैट इज नोन एज प्राइस इफेक्ट। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, तो कितनी प्राइस कम होने से कितनी डिमांड बढ़ी, दैट इज द प्राइस इफेक्ट। उसी प्राइस इफेक्ट को हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो पहले बजट लाइन है BL, इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर प्राइस कम हुई,
बजट लाइन शिफ्ट हुई, इक्विलिब्रियम बन गया। यहाँ पर पहले कंज्यूमर कंज्यूम करता था x1, अब वो कर रहा है x2, तो x1 से लेके x2 जो है दिस इज द प्राइस इफेक्ट। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। वन साइड वन कमोडिटी, अदर साइड अदर कमोडिटी। दो कमोडिटीज़ हैं हमारे पास एक्स एंड वाई। एक तरफ हम एक कमोडिटी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी कमोडिटी लगा रहे हैं। नाउ सपोज दिस इज द इनिशियल बजट लाइन। ये सपोज पहले बजट लाइन है, दिस इज BL। एंड जो इंडिफरेंस कर्व है, सपोज दिस इज IC, IC1, and this is the initial equilibrium, suppose point S, and here consumer is consuming x1 units of X and y1 units of Y। तो जैसे हमने पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाया वैसे ही हमने एक इक्विलिब्रियम बना लिया। नाउ सपोज प्राइस ऑफ X फॉल्स, X की प्राइस जो है वो सपोज कम हो गई, फॉल कर गई। तो जब X की प्राइस कम होगी, जो Y की प्राइस है वो सेम है, जो कंज्यूमर की इनकम है वो सेम है, इसलिए जो B पॉइंट है वो यही रहेगा। बट जब X की प्राइस कम हो गई, नाउ कंज्यूमर कैन बाय मोर यूनिट्स ऑफ X। तो जो बजट लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगी, लाइक दिस, बिकॉज नाउ कंज्यूमर कैन परचेज more units of the good X. This is the new budget line. Suppose this is BL dash. अब यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर कोई और इंडिफरेंस कर्व है, suppose it is IC2, and now equilibrium is at this point, suppose this is T point, and now consumer is consuming X2 units of X and here Y0 units of Y. This change from X1 to X2 is known as price effect. इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट जो है वो है X1 X2 और यू कैन से S2T। दिस इज द प्राइस इफेक्ट। मतलब किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने से इक्विलिब्रियम में जो चेंज आया दैट इज द प्राइस इफेक्ट। क्योंकि जो इक्विलिब्रियम में चेंज आया वो प्राइस चेंज होने की वजह से आया, इस करके इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट की डेफिनेशन भी यही है,
किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होने पर उसके कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में जो अफेक्ट है दैट इज द प्राइस अफेक्ट। और अगर हम ये एस एंड टी पॉइंट को ज्वाइन कर दें विद अ लाइन एस पॉइंट एंड टी पॉइंट, अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन करें, दिस लाइन इज नोन एज PCC, दैट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अकेली प्राइस कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करें, प्राइस कंजम्पशन कर्व शोज प्राइस अफेक्ट। तो अगर हम अकेली प्राइस कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करें, सपोज हमने ये प्राइस कंजम्पशन कर्व बना दी, तो इससे हमें पता होना चाहिए कि ये कब बनेगी, जब एक साइड एक कमोडिटी होगी, दूसरी साइड दूसरी कमोडिटी होगी। यहाँ पर बहुत सारे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं जो कि प्राइस चेंज होने पे अलग अलग बने, जैसे यहाँ पर एस एंड टी 2 पॉइंट बने, तो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला के हमने PCC बनाई। Next is different shapes of PCC. Different shapes of PCC. PCC की different shapes. PCC may be upward, downward और horizontal. जो PCC है वो upward भी हो सकती है, downward भी हो सकती है, horizontal भी हो सकती है, which depends upon price elasticity of demand, जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। now, कैसे डिपेंड करता है? इफ E ग्रेटर देन 1, अगर E ग्रेटर देन 1 हो देन PCC विल बी डाउनवर्ड। तो PCC क्या होगी? डाउनवर्ड। अब ये जो हमने डायग्राम बनाई, यहाँ पर PCC डाउनवर्ड है, देखो डाउनवर्ड है। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि अगर PCC डाउनवर्ड है इट मीन्स इलास्टिसिटी जो है वो है ग्रेटर देन 1। अगर PCC है डाउनवर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर अगर जो हमने डायग्राम बनाई है नेगेटिव स्लोप की, तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज ग्रेटर देन 1। कैसे पता लगा कि ये ग्रेटर देन 1 है? देखो हमने ये जो PCC बनाई ये किस बेस पे बनाई? ये बजट लाइन हमने जो बनाई ये किस बेस पे बनाई? हमारे पास है कंज्यूमर की मनी इनकम, प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y। हमने इसमें क्या किया, ये सेम है, ये सेम है, X की जो प्राइस है वो हमने कम कर दी, फॉल करके। तो X की प्राइस कम करने से बजट लाइन BL से BL डैश पर आ गई। क्लियर? अब आप इस बात को समझो, X की प्राइस कम होने से X की डिमांड बढ़ गई X1 से X2, बट Y की डिमांड कम हो गई Y1 टू Y0, जबकि Y की प्राइस चेंज नहीं हुई। X की प्राइस बढ़ने से X की डिमांड बढ़ गई और Y की डिमांड कम कर दी हमने। अगर PCC डाउनवर्ड बनेगी तो X अगर बढ़ेगी तो Y कम हो जाएगी डाउनवर्ड PCC में। तो जब हमने कंज्यूमर ने X की प्राइस कम होने से X की डिमांड बढ़ा दी, ओके, तो Y की डिमांड कम होने करने की वजह से
जो पैसे कंज्यूमर के पास बचे वो भी कंज्यूमर ने खर्च कर दिए, क्योंकि टी पॉइंट जो है, टी पॉइंट भी बजट लाइन के ऊपर है। टी पॉइंट शो करता है कि कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, तो टी पॉइंट के ऊपर भी कंज्यूमर सारी इनकम खर्च कर रहा है। तो एक्स की प्राइस कम हुई, वो पैसा एक्स के ऊपर लगा दिया। वाई की डिमांड कम करके जो पैसे बचे वो भी एक्स पर लगा दिए। इट मीन्स एक्स की जो प्राइस कम होने से एक्स की जो डिमांड बढ़ी वो ज़्यादा बढ़ गई। मीन्स परसेंट चेंज इन डिमांड फॉर एक्स इज ग्रेटर देन परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। एक्स की डिमांड में जो चेंज आया वो एक्स की प्राइस से ज़्यादा आ गया, क्योंकि एक्स की प्राइस कम होने से जो एक्स की डिमांड बढ़ी वो तो बढ़ी, उल्टा प्लस क्या हुआ, वाई की डिमांड कम करके भी कंज्यूमर ने जो पैसा बचा वो एक्स पर ही लगा दिया। क्यों लगा दिया, कैसे पता लगा हमें कि लगा दिया? क्योंकि कंज्यूमर ने अपनी सारी इनकम खर्च कर दी, तो वाई की डिमांड कम करके जो पैसे उसके पास बचे वो भी उसने एक्स पर लगा दिए। इट मीन्स एक्स की जो डिमांड बढ़ी वो दो कारणों से बढ़ गई। एक तो इसकी प्राइस चेंज होने की वजह से, दूसरा वाई की डिमांड कम होने की वजह से। इसलिए जो एक्स की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई कंपैरेटिव टू चेंज इन प्राइस, कंपैरेटिव टू फॉल इन प्राइस। इसलिए हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ऐसे होता हो, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, इट मीन्स पीसीसी होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग। If elasticity less than 1, then PCC will be upward. अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो फिर पीसीसी अपवर्ड होगी। इसको हम डायग्राम को बनाकर द्वारा भी समझा देते हैं। One side one commodity, other side other commodity. Suppose this is initial budget line PL, and indifference curve is IC1. This is suppose point S. Consumer is consuming X1 units of X and Y1 units of Y. Other things remaining same. Suppose price of X falls, so budget line shifts anti-clockwise like this. Suppose BL dash. तो यहाँ पर कोई और IC है IC2। तो अब हमने इक्विलिब्रियम ऐसे बनाना है कि PCC अपवर्ड बने, इसके ऊपर कहीं इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। सपोज दिस इज IC2 and this is new equilibrium, suppose point T, and here consumer is consuming X2 units of X and
y2 यूनिट्स ऑफ y। तो x की डिमांड भी कंज्यूमर ने बढ़ा दी और y की डिमांड भी कंज्यूमर ने बढ़ा दी। और अगर हम यहाँ पर S एंड T को ज्वाइन करें, दिस इज द अपवर्ड PCC। अब यहाँ पर देखो, हम जैसे जो डायग्राम बनाते हैं, हम ये बनाते हैं M PX एंड PY के बेस पे। M इज सेम, PY इज सेम, X की जो प्राइस है वो कम हो गई। अब X की प्राइस कम होने से कंज्यूमर ने X की डिमांड बढ़ा दी, ओके, बट उसने Y की डिमांड भी बढ़ा दी इस केस में। तो X की प्राइस कम हो गई, X की डिमांड कंज्यूमर ने बढ़ा दी, ओके। Y की डिमांड बढ़ाने के लिए कंज्यूमर के पास पैसे कहाँ से आए, जबकि M तो इंक्रीज नहीं हुई, Y की प्राइस कम नहीं हुई। तो अगर कंज्यूमर ने Y की डिमांड भी बढ़ा दी, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, कि X की प्राइस कम होने से जितना फायदा कंज्यूमर को हुआ, उसने उसमें से थोड़ा X पर लगा दिया और थोड़ा Y पर लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X की डिमांड में जो परसेंट चेंज आया वो X की प्राइस में जो परसेंट चेंज आया उससे कम है, क्योंकि X की प्राइस जितनी कम हुई थी उसके हिसाब से कंज्यूमर ने X की डिमांड भी बढ़ा दी और Y की डिमांड भी बढ़ा दी। इट मीन्स X की प्राइस कम होने से जो कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ वो उसने सारा X पे नहीं लगाया, कुछ हिस्सा Y पर भी लगा दिया। इसका मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज लेस देन 1। तो अगर PCC अपवर्ड है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1। और ऐसे ही है थर्ड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल PCC। इफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, अगर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 हो देन PCC विल बी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जैसे है इक्वल्स टू 1, तो PCC अगर इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ PCC अगर हॉरिजॉन्टल है तो इलास्टिसिटी होगी इक्वल्स टू 1। इसको भी हम दोबारा ड्रॉ करके देखते हैं। One side one commodity, other side other commodity. Suppose this is initial budget line BL and suppose this is consumer's equilibrium IC1. This is point S. Consumer is consuming X1 units of X and Y1 units of Y. Other things remaining same. Suppose price of X falls. With fall in price of X, budget line shifts anti-clockwise from BL to BL dash. यहाँ पर कोई और IC है। अब जो हमने IC बनानी है वो ऐसे बनानी है कि जो इक्विलिब्रियम बने वो बिल्कुल इसके साथ लगता हुआ बन जाए यहाँ पर, क्योंकि हमने बनानी है हॉरिजॉन्टल IC, हॉरिजॉन्टल PCC। तो इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर बनाएंगे at this point. This is suppose IC2 and this is the new equilibrium at point T.
Now consumer is consuming x 2 units of x, and in case of y it is same y1. तो यहाँ पर अगर हम S and T पॉइंट को ज्वाइन करें, दिस इज द हॉरिजॉन्टल PCC. तो अब देखो इस डायग्राम में क्या हुआ, जैसे ही x की प्राइस कम हुई तो कंज्यूमर ने x की डिमांड बढ़ा दी. जो y है, y की डिमांड ना तो उसने कम की ना ज़्यादा की. इट मीन्स कंज्यूमर ने x की प्राइस कम होने का जो बेनिफिट था वो सारा x की डिमांड पर ही लगा दिया. इट मीन्स परसेंट चेंज इन डिमांड फॉर x in this diagram is equal to परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ x. तो अगर ये बराबर है इट मीन्स इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1. तो अगर PCC हॉरिजॉन्टल हो तो इलास्टिसिटी होगी इक्वल्स टू 1. आप या फिर ऐसे बोलो कि अगर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है तो PCC होगी हॉरिजॉन्टल. तो जो PCC है, PCC अगर हम बनाएं अकेली कंक्लूजन में, जैसे हम अब बनाना चाहें, PCC बनाने के लिए एक साइड हमें लेनी पड़ेगी एक कमोडिटी, दूसरी साइड लेनी पड़ेगी दूसरी कमोडिटी. PCC जो है ये इट मे बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट मे बी हॉरिजॉन्टल, इट मे बी पॉजिटिवली स्लोप्ड. तो PCC की जो शेप है वो कोई भी हो सकती है. ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो जहाँ तक ये नेगेटिव स्लोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक E इज ग्रेटर देन 1. तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है इट मीन्स E इज इक्वल्स टू 1, और अगर ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है इट मीन्स E इज लेस देन 1. डिपेंडिंग अपॉन द elasticity, PCC may be downward sloping, upward sloping or horizontal. So this is the different shape of PCC. This was about the price effect. The next heading is income effect. Income effect is the effect of change in income on consumers equilibrium. ये भी सिंपल है प्राइस की तरह. प्राइस चेंज होने का जो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ा दैट इज प्राइस इफेक्ट. अब इनकम चेंज होने का जो इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसको हम कहेंगे इनकम इफेक्ट. तो जैसे ये डायग्राम है, पहले बजट लाइन BL है, K पे इक्विलिब्रियम है, इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन राइट शिफ्ट हो गई, नया इक्विलिब्रियम बन गया, तो इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट. इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं.
one side one commodity, other side other commodity. Suppose this is initial budget line, PL, and this is suppose IC1, and this is the equilibrium point. Suppose this is K point, and here consumer is consuming X1 units of X and Y1 units of Y. Now other things remaining same. What is the meaning of other things? You know there are PX, PY and M. ये तीन चीज़ें होती हैं जिनके बेस पर हम बजट लाइन बनाते हैं. तो अदर थिंग्स मीन्स PX and PY, they are same. Suppose income of the consumer rises. जो कंज्यूमर की इनकम है वो सपोज बढ़ गई. अब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर कैन परचेज मोर यूनिट्स ऑफ बोथ गुड्स. तो जो बजट लाइन है वो इसके पैरेलल राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी. सपोज दिस इज द न्यू बजट लाइन, B dash and L dash. और इंडिफरेंस मैप है जैसे, तो बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व्स डायग्राम में होती हैं. अगर कोई नई बजट लाइन बनी तो कहीं ना कहीं तो इंडिफरेंस कर्व के वो टेंजेंट होगी ही, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो बहुत सारी हैं. तो यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो सपोज ये है IC2 and this point is suppose T point, and here consumer is consuming X2 units of X and Y2 units of Y. तो जब कंज्यूमर की एक्स इनकम बढ़ गई तो उसने X की डिमांड भी बढ़ा दी और Y की डिमांड भी बढ़ा दी. दिस इज KT is known as the income effect. So income effect अगर हम लिखें, this is KT or you can say X1 X2. This is income effect. और अगर हम KT को ज्वाइन करें, KT को अगर हम ज्वाइन करें, this line is known as ICC. ICC means income consumption curve. It means income consumption curve जो है वो शो करती है income effect. Now different shapes of ICC or different slopes of ICC. अब ICC जो है, ICC पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स. अब नेचर ऑफ गुड्स कैसे, जैसे यहाँ पर आप देखो, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर नॉर्मल गुड्स हों, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम. नॉर्मल गुड्स में इनकम एंड डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो ICC होगी पॉजिटिवली स्लोप्ड. इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम. इन्फीरियर गुड्स में इनकम एंड डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, दस ICC इज नेगेटिवली स्लोप्ड. तो नॉर्मल गुड्स अगर हैं तो ICC होगी पॉजिटिव. अगर इन्फीरियर गुड्स हैं तो ICC होगी नेगेटिव.
तो ये जैसे एक ही डायग्राम में पॉजिटिव नेगेटिव सारी दोनों गुड्स दिखाई हुई हैं, इसको हम अलग डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेप्स ऑफ ICC. Let we draw each diagram separately. जो पॉजिटिवली स्लोप्ड है वो डायग्राम देखो एक पहले बनी हुई है, ये वाली. इन दिस डायग्राम ICC इज पॉजिटिवली स्लोप्ड. तो पॉजिटिवली स्लोप क्या है, जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, हमने ये देखना है कि इनकम बढ़ने से कंज्यूमर ने किस कमोडिटी की डिमांड बढ़ाई, किस कमोडिटी की डिमांड कम की. जिस कमोडिटी की डिमांड बढ़ाई वो कमोडिटी है नॉर्मल, जिस कमोडिटी की डिमांड कम की वो कमोडिटी है इन्फीरियर. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, कंज्यूमर ने एक्स की डिमांड भी बढ़ा दी x1 से x2, वाई की डिमांड भी बढ़ा दी y1 से y2. इट मीन्स एक्स वाई बोथ आर normal goods in this diagram. दोनों नॉर्मल गुड्स हैं. इट मीन्स अगर ICC पॉजिटिव है तो हम ये शो कर सकते हैं कि दोनों गुड्स ही नॉर्मल होंगी, तभी ICC पॉजिटिव बनेंगी, जैसे इस डायग्राम में बनी हुई है. तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि अगर सपोज वाई कमोडिटी इन्फीरियर हो और एक्स नॉर्मल हो तो कैसे होगा. एक्स अगर हो नॉर्मल, वाई अगर हो इन्फीरियर, तो जो इंडिफरेंस कर्व है, सॉरी जो ICC है, ICC बनेंगी ऐसे. दिस इज द शेप ऑफ ICC. क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम इस हाईएस्ट पॉइंट को देखें, सपोज दिस इज पॉइंट A. अब इस पॉइंट के बाद देखो, इस पॉइंट के बाद जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, सपोज पहले कंज्यूमर यहाँ पर है, consumer is buying x1 units of x and y1 units of y. तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम आके जाएगा. सपोज इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो x ले रहा है x2 और y उसने कम कर दी y1 से y0, एक्स उसने बढ़ा दी. तो इनकम इंक्रीज होने से ICC आगे चलती है. जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, एक्स की डिमांड बढ़ गई, इट मीन्स एक्स जो है वो नॉर्मल है, बट वाई की डिमांड कम हो गई, इट मीन्स वाई जो है वो इन्फीरियर है. तो इन दिस डायग्राम एक्स इज नॉर्मल एंड वाई इज इन्फीरियर. और अगर हम x इन्फीरियर बनाएं, सपोज वन साइड वन कमोडिटी, अदर साइड अदर कमोडिटी, तो IC बनेगी ऐसे. दिस इज ICC. क्योंकि अगर हम इस राइटेस्ट पॉइंट के बाद देखें, सपोज दिस इज पॉइंट A, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग x1x एंड y1 y. तो जैसे ही कंज्यूमर की और इनकम इंक्रीज होगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम चला जाएगा. सपोज क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से ही ICC आगे आगे चल रही है.
यहाँ पर अगर हम देखें, कंज्यूमर ने क्या किया, एक्स की डिमांड कम कर दी फ्रॉम x1 टू x0 और y की डिमांड उसने बढ़ा दी फ्रॉम y1 टू y2। तो इनकम इंक्रीज होने से x की डिमांड कम हो गई, इट मीन्स x जो है वो इंफीरियर है, x इज इंफीरियर। और y की डिमांड ज़्यादा हो गई इनकम बढ़ने से, इट मीन्स y इज नॉर्मल। तो सिंगल सिंगल करके हमने इसको समझा। हम इन तीनों को इकट्ठे भी एक डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। वन साइड वन कमोडिटी, अदर साइड अदर कमोडिटी। तो अगर आईसीसी है पॉजिटिवली स्लोप्ड, it means x, y both are normal goods. अगर आईसीसी है ऐसे, it means after the highest point, this point, after this point, suppose this is point A, x is normal throughout, इस पॉइंट से पहले भी बाद में भी, y is inferior after this point। और अगर हम सपोज आईसीसी को ऐसे बनाएं, देन आफ्टर द राइटेस्ट पॉइंट, ये जो राइटेस्ट पॉइंट है, सपोज इट इज पॉइंट बी, after this rightest point x is inferior, y is normal throughout सारी ICC पे। These are the different shapes of ICC. On the basis of ICC or on the basis of relation between income and demand, we can discuss another important point, that is Engel curve. Ernst Engel was a German statistician and economist, famous for the Engel curve and Engel's law. Engel law states that as income rises, the proportion of income spent on food falls, even if absolute expenditure on food rises. In other words, the income elasticity of demand of food is between 0 and 1. It is given by German scholar Ernst Engel. अर्स्ट एंजल ने ये दी है एंजल कर्व। एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम। डिमांड एंड इनकम के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं एंजल कर्व। जैसे ये डायग्राम है, एक साइड पर एक्स कमोडिटी है डिमांड, दूसरी साइड पे है कंज्यूमर की मनी इनकम। तो
डिमांड एंड इनकम के बीच में जो रिलेशन है वो है एंजल कर्व बताती है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, एंजल कर्व को देखें, फ्रॉम दिस पॉइंट टू सी पॉइंट, यहाँ देखो अप टू पॉइंट सी, जो EM है वो EC पॉजिटिव है, इनकम ये लाइन जो है जो पॉजिटिव है, इट मीन्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। तो यहाँ तक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है। दस X इज अ नॉर्मल गुड, अगर इनकम जो पॉजिटिव है तो नॉर्मल है। अगर हम C के बाद देखें, C के बाद ये नेगेटिव है लाइन, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, EM इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो C के बाद ये इंफीरियर गुड है, क्लियर। C तक है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल, इसके बाद ये है इंफीरियर, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ तक ये है नॉर्मल गुड और ये है इंफीरियर गुड। ऐसे अगर हम करते हैं, यहाँ तक नॉर्मल है, इसके बाद इंफीरियर है, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है। यहाँ तक इसकी स्लोप है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। और A पॉइंट पे अगर हम देखें, ये पॉजिटिव तो है बट इसकी जो इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी, इट इज़ ग्रेटर देन 1। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जो पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लाइन की जो इलास्टिसिटी है, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, यहाँ पे अगर हम बनाएं एक और लाइन, पॉजिटिव लाइन अगर यहाँ से जाती हो 0 से, फिर इसकी इलास्टिसिटी होती है इक्वल्स टू 1। अगर ये वर्टिकल लाइन से जाती हो, टच करती हो, फिर इसकी इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से टच करें, इसकी इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1। जनरली ये सप्लाई कर्व्स होती हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड, तो इसको पूरी डिटेल में हम उस वीडियो में बताएंगे जिस वीडियो में सप्लाई की इलास्टिसिटी की बात करेंगे। तो कोई भी पॉजिटिव लाइन अगर 0 से जाए तो उसकी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, अगर वर्टिकल लाइन से जाए तो उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से जाए तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो यहाँ पर अगर A पॉइंट पर देखें, ये पॉजिटिव जो लाइन है, इसका जो टेंजेंट वर्टिकल लाइन से जा रहा है, इसलिए A पॉइंट के ऊपर EM है ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 इनकम इलास्टिसिटी हो तो उस गुड को कहते हैं लग्जरी गुड। तो A पॉइंट के ऊपर ये है लग्जरी गुड। और अगर हम B पॉइंट देखें, B पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके, तो इलास्टिसिटी इसकी है 0 to 1, लेस देन 1। लेस देन 1 नेगेटिव में तक नहीं जाना, 0 पे आके रुक जाना है। तो 0 और 1 के बीच में इसकी इलास्टिसिटी है, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पर है। अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 और 1 के बीच में हो तो गुड होती है नेसेसिटी। तो एंजल कर्व हमें ये बताती है। एंजल कर्व अगर बन जाए तो उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि अगर वो पॉजिटिव स्लोप है तो गुड नॉर्मल है, अगर नेगेटिव स्लोप है तो गुड इन्फीरियर है। अगेन पॉजिटिव स्लोप में अगर उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो गुड लग्जरी है, अगर उसकी इलास्टिसिटी 0 to 1 है फिर गुड नेसेसिटी है। Now we have studied in this video two effects, major effects, price effect and income effect. On the basis of these two effects, price effect and income effect, we can classify goods. This is the nature of goods. नॉर्मल गुड्स हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर डिमांड और प्राइस का रिलेशन हो नेगेटिव और डिमांड एंड इनकम का रिलेशन हो पॉजिटिव, उसको कहते हैं नॉर्मल गुड। इन्फीरियर गुड्स किसको कहते हैं? यहाँ डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन हो नेगेटिव, सेम, डिमांड एंड इनकम का रिलेशन भी हो नेगेटिव, उसको कहते हैं इन्फीरियर गुड।
तो नॉर्मल में और इन्फीरियर में प्राइस अफेक्ट के बेस पे कोई डिफरेंस नहीं है, इनकम अफेक्ट के बेस पे डिफरेंस है। एंड जो गिफन गुड्स हैं, गिफन गुड्स में क्या है, प्राइस अफेक्ट पॉजिटिव, तो ये लाइन गलत बनी हुई है, ऐसे बनेगी जी पॉजिटिव, एंड इनकम अफेक्ट इज द नेगेटिव इन केस ऑफ द गिफन गुड्स. So this was all about the price effect and income effect. For substitution effect, must watch the next part of the video. Thank you.